मतलब प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अभी गेस्ट क्वेश्चन का आंसर कराया जा रहा है, जो कि थर्ड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बन के अपलोड हो चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें सभी महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी को गेस्ट क्वेश्चन बनाया गया है और जो बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है क्वेश्चन वही क्वेश्चन है और आने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन से नहीं टकराएगा तो आप कहिएगा कि सर नहीं टकराएगा। मेरा पूरा उम्मीद है 100% गारंटी है कि हाँ लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक ना। इसलिए निफिक्र होकर जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। रहा बात ये क्वेश्चन का, तो आप लोग क्वेश्चन के बार बार बोल रहे हैं हम हर वीडियो में कि आप लोग रट्टा ना मारे, इसको समझने का प्रयास करें। इससे यह फायदा होगा कि आप लोग को रटा हुआ चीज याद नहीं रहेगा, आप रटिएगा जल्द से भूल जाएगा, लेकिन समझाओगे तो आपको कुछ दिन तक याद रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक। और हम आप लोग बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए नए स्टूडेंट हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल पाए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे यह फायदा होगा कि जब भी अपना वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ाएंगे और आप शिद्दत से अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और कॉपी लेकर बैठिए, समझने का प्रयास कीजिए। और जिनके पास नोट्स मिल चुका है वो अपने नोट्स को जिरक्स करवा लें और उस जिरक्स को अपने पास रखें। जितना भी हम लेक्चर दे रहे हैं अपने उसमें से आंसर मिलाते रहें, ठीक ना। हम अभी लोग आप लोग बता दें कि बार बार बता रहे हैं कि हम इसके आंसर नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर आंसर लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके जितना भी आंसर आपको दे चुका है और उसके बाद जितना भी परिभाषा है उसको हम आपको रिवाइज कराएंगे, याद कराएंगे, जिस तरह समझाएंगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। जो तीसरा पार्ट बना था वीडियो, दूसरा पार्ट, उसमें हम लोग कुछ प्रकाश का परिवर्तन सब पढ़ते हुए, महानेत्र पढ़ते हुए, कुछ गेस्ट क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़े थे। ये मीटर और वोल्ट मीटर के अंतर तक पढ़े थे, ठीक ना। ये मीटर और वोल्ट मीटर के अंतर तक पढ़े थे। आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, पहली बात कि चालक क्या होता है। तो चालक एक तार है, जितना भी आप लोग घर में वायरिंग देख रहे हैं और तार जितना भी दिखाई दे रहा है उसको आप विद्युत परिपथ बोल सकते हैं या चालक बोल सकते हैं या वायर बोल सकते हैं या तार बोल सकते हैं, आप जो भाषा में बोले। लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसको चालक बोला जाएगा या विद्युत परिपथ बोला जाएगा, ओके। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो रुकावट उत्पन्न करे, जो धारा के प्रवाहित में रुकावट उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध को संकेत क्या है? तो आर से संकेत है, यानी कि प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या होता है कि ओम होता है। प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यह पूछता है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या होता है, आपको जवाब देना है ओम होता है ना। प्रतिरोध को कैसे संकेत करते हैं? तो आर से संकेत करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ओके। लिखा कि किसी चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आंसर आपको 2 लाइन 3 लाइन में देना है, ठीक। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है आंसर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो निम्न मतलब हुआ कि बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। और कौन कौन सी बात पर निर्भर करता है 2-3 को बता देना है, ठीक ना। फर्स्ट है पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कि जो चालक बना है किस पदार्थ का बना है इस पर भी निर्भर करता है, ठीक ना। दूसरा है पदार्थ के ताप पर, यानी कि जो पदार्थ है, जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये सब पदार्थ है ना, तो इसी की बात हो रहा है कि उसमें तापमान कितना जा रहा है, यानी कि वोल्टेज कितना जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद है पदार्थ की लंबाई पर, यानी जो चालक की लंबाई है, जैसे कि पदार्थ की लंबाई, यानी कि अगर चालक जितना ही तार अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, जितना तार कम होगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अब प्रतिरोध क्या करता है कि प्रतिरोध का मतलब समझिए कि भीड़। अगर आप भीड़ से गुजरते हैं तब गुजरने में क्या होगा? कठिनाई उत्पन्न होगा। अगर वहां पर भीड़ ना रहे आप तुरंत दौड़िएगा, आप आर से पार चले जाइएगा, ठीक ना।
तो यही प्रतिरोध क्या करता है कि जब धारा प्रवाहित होता है किसी चालक में तो प्रतिरोध उसको धारा को रोकता है, यानी कि आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अगर ज्यादा कतार लंबा होगा, लाइन होगा तो उसमें ज्यादा भीड़ लगेगा, और कम भी लाइन होगा तो कम भीड़ लगेगा। उसी तरह अगर चालक की जो लंबाई है और कम रहता है तो प्रतिरोध उसमें क्या होगा, कम होगा। अगर चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, है ना, जिसके चलते उसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध का काम है रुकावट करना। प्रतिरोध का संकेत है आर, और इसको सही मात्रा का है तो ओम होता है। ओके, अब चौथा है कि पदार्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक मार्कर है और अब उसको समझिए एक तार है, वायर है, ठीक ना। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपका माइक लगा है, और माइक लगा है इसमें भी वायर लगा है, ठीक। और आप लोग घर में बिजली जितने भी चलता है तो उसमें भी तार लगा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो तार होता है इस तरह होता है। तो जो तार बना है किसका, पहली बात इस पर निर्भर करता है कि तार बना किसका है, यानी कि प्राकृतिक पर, पदार्थ के प्राकृतिक पर, पहला। दूसरा यह है कि पदार्थ में ताप कितना है, पदार्थ के ताप पर निर्भर करते हैं, पदार्थ में ताप कितना है, यानी कि कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक ना। दूसरा है कि पदार्थ की लंबाई पर, यानी कि पदार्थ अगर इतना छोटा है तो कम प्रतिरोध होगा। अगर इसको और इसमें हम ऐड कर दें, यहाँ पर दो मार्कर हो गया, प्रतिरोध का लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो प्रतिरोध का लंबाई बढ़ने से इसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब हुआ कि इसका अनुप्रस्थ काट ये जो क्षेत्रफल है ये कितना छोटा या पतला या मोटा है। और ज्यादा अनुप्रस्थ क्षेत्र होगा तो उसमें जो कॉपर तार होगा वो भी क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। जब उसमें ज्यादा होगा पदार्थ तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर भी करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि ओम का नियम लिखे। 17 क्वेश्चन है, तो ओम का नियम लिखें। तो ओम का नियम क्या कहता है, सिद्धांत इसका क्या है, पहली बात ये समझ लीजिए। तो ओम का नियम कहता है कि ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप पर, यदि किसी चालक के ताप पर, यानी कि किसी चालक है इसकी ताप यानी कि जो वोल्टेज है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी कि जो ताप जा रहा है, यानी जितने करंट जा रहा है उसमें ना अधिक किया जाए ना कम किया जाए, ठीक ना। तो किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए, ओके, तो चालक से होकर बहने वाला विद्युत धारा जो है, चालक है इसमें से बहने वाला विद्युत धारा आई, विद्युत धारा के मतलब कि कैसे संकेत करते हैं, तो आई से संकेत करते हैं। अब विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है, आप लोग बताए हैं कि एम्पियर होता है। ओके, इसी तरह कि कोई चालक है इसमें जो यदि चालक के में ताप जो है, यदि चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए तो ओके, तो चालक से बहने वाली, जो चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा है, ठीक ना, एवं चालक के सिरों के बीच, चालक है सिरों, यह सिरा है एक यह सिरा है, सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है, आप जानते हैं। इसमें जाता क्या है, धारा जाता है, और दोनों सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। ओके, विभवांतर हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। कहने का मतलब अर्थात अगर यदि चालक है या तार है, ठीक ना, इसमें ताप में क्या हो, परिवर्तन ना किया जाए, ताप में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन नहीं करना है, ठीक ना। और उसमें जो धारा बह रहा है, धारा हम किससे सूचित करते हैं, आई से, ठीक। धारा है और दो सिरे, यानी कि एक यह सिरा एक यह सिरा, ये दोनों सिरा के बीच के विभवांतर जो है, ये विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती यानी कि इस तरह, ठीक ना, समानुपाती होता है, ठीक ना बेटा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि क्या होगा, अर्थात आई गुणे भी, या इसी को लिख सकते हैं आप R बराबर V बाई आई, समझे, यह हुआ आपका ओम का नियम, V बटा आई। ओके, यह कह रहा है ओम का नियम, ओम का नियम यही सिद्धांत है, यानी कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है जी, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का
विद्युत धारा एवं उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो समझिए पहली बात, फ्यूज क्या है। आप लोगों तो नोट्स जो लिया होगा बाबू, उसमें फ्यूज देखने को मिल रहा होगा चित्र। जो भी हम नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में क्या किए हैं कि हर एक इमेज लगाए हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। अब हम बोले कि चालक क्या है, तो चालक मतलब तार होता है, तब तक तार पर बता दिए उदाहरण के लिए, लेकिन दिखाएंगे किस तरह फोटो, इसमें एडिट करना लगेगा, फोटो लगाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम बहुत कम है, तैयारी आप लोग कराना है, इसलिए टाइम बहुत कम है, ठीक ना। दूसरा बात कि जो हम नोट्स दिए हैं उसमें सभी हम लगा चुके हैं पिक्चर, उस पिक्चर को देखिएगा तो आपको समझ आएगा हाँ यह फ्यूज है, इस तरह हम देखें कहीं ना कहीं देखें, तो जो देखिएगा उसका प्रैक्टिकल आपके साथ हो जाएगा और यह बात आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, अगर ऑफलाइन को जो लड़का पढ़ता है हमारे पास, जो पढ़ा है या पढ़ता होगा, वीडियो देख रहा है, उसको देखने को मिला होगा, हम फ्यूज दिखा चुके हैं क्लास में। ओके, तो आप लोग थोड़ा नोट्स जो नहीं लिए होंगे नोट्स ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन नंबर मेरा मिलेगा, उस पर से कॉल करके और आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, ठीक ना। तो फ्यूज क्या होता है, क्या यह लगाया जाता है, जैसे कि आपको घर में अगर फ्रिज होगा उसमें भी लगता है, बाजा जो बजता है, जितना भी म्यूजिक जितने भी बजाने स्पीकर है, सब बड़े बड़े बाजे डीजे जहां बजते हैं वहां पर भी फ्यूज लगता है, आपको घर में भी फ्यूज लगता है, ठीक ना। फ्यूज का काम लगाया क्यों जाता है, ठीक, तो देखिए किया जाता है यह काम कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है, ठीक, पीछे एक फ्यूज लगा दिया गया है। कार में भी फ्यूज लगता है, जितना भी मोटरसाइकिल, बैटरी और जितना भी आपको दिखा जाए बोलोरो, जितना भी बड़ी बड़ी गाड़ियां है, ट्रैक्टर वैक्टर, उस सभी में फ्यूज लगाया जाता है। यह बोर्ड हो गया, और यहाँ से एक वायर आया घर में, यानी एक बल्ब बढ़ गया, यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे टीवी चल रहा है, ठीक ना, एक टीवी चल रहा है, इसके आगे चलिए यहाँ पे मशीन वशीन लगाया है, मिक्सर मशीन जो भी है, तो आपके घर का बोर्ड यहाँ पे, घर में बल्ब है, टीवी है, मशीन है, सभी कुछ चल रहा है। यहाँ से आ रहे 220 वोल्टेज, ठीक, इसका क्षमता है 50, मान लीजिए 50 वोल्टेज, मानिए इसका 20 वोल्टेज 30 वोल्टेज, ठीक ना, और 20 वोल्टेज इसका क्षमता है, ठीक ना, इसका अनुमान हम लगा रहे हैं, और 20 वोल्टेज क्षमता है, इसका मान लीजिए 50 वोल्टेज क्षमता है। अगर इधर से करंट आया, ठीक, इधर से करंट आता है, 220 के जगह पे आ गया 250, अगर जब 250 आया इसमें भी तो कुछ तापमान बढ़ जाएगा, इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए 30 हो गया, इसका क्षमता पहले कितना था 20 वोल्टेज, अब इसका हो गया कितना 30 वोल्टेज, यानी इसकी क्षमता से भी अधिक हो गया। तो जब अधिक होगा तो ये बल्ब बचेगा नहीं, क्योंकि इसका ओवरलोड हो गया, इससे क्षमता से भी अधिक हो गया, तो इस स्थान पर क्या होगा कि इसका फ्यूज बल्ब हो जाएगा। उसके बाद जो ये बल्ब टीवी चल रहा था, तो टीवी चल रहा है 50 वोल्टेज में चल रहा है, किंतु क्या होगा कि जब करंट अधिक उधर हो गया है तो करंट इधर ही ना आएगा, तो जब इधर आएगा ये भी मान लीजिए 55 हो गया या 60 हो गया, तो जब 60 होगा तो इसका आवश्यकता से क्या हो गया अधिक हो गया, यानी कि ये भी टीवी जल जाएगा, ये मशीन भी जल जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर करंट अधिक हो रहा है तो घर के सभी वायरिंग जल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इस तरह से काम होता है। तो फ्यूज करता क्या है, अगर हम अपने घर में यहाँ पर फ्यूज लगाते हैं मेन बोर्ड पर, तो जब भी करंट आता है तो कम आ रहा है तो ठीक है, अधिक भी आ रहा है तो यह अधिक इस चलते या गर्म होकर यह टूट जाता है। इसका गलनांक जो होता है फ्यूज, फ्यूज को अच्छी समझ विशेषताएं, जो फ्यूज होता है यह शीशा का बना होता है, इसमें एक तार होता है इस तरह, ठीक ना, यह तार टूट जाता है, ये तार क्या हो जाता है, यही तार बीच में जो है यह तार टूट जाता है, ठीक ना, यह तार टूट जाता है, टूटने से क्या होता है कि यह बल्ब जो करंट है रुक जाता है, यहाँ से करंट अब अंदर नहीं जाता है, ठीक। तो फ्यूज का जो गलनांक है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि ये हाल से टूट जाता है, जल्द टूट जाता है। आज इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध काफी अधिक होता है, बहुत क्या होता है अधिक होता है। इसके बारे में फ्यूज के बारे में और भी बेहतर से पढ़ना है आगे बारे में, ठीक ना।
तो इतना आप लोग समझिए। फ्यूज के गलनांक क्या होता है तो बहुत कम होता है, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है तो बहुत ही अधिक होता है, यानी क्षमता होता है सहने का, और बहुत हाली गल तो टूट जाता है जिससे करंट का क्या हो जाए कि यह बच जाए सब। इसलिए क्या होता है कि फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज तो क्या है इसका एक परिभाषा बताएं। आप लोग इतना समझ गए, इसी को आपको बना कर लिख देना है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो कि घरों में वायरिंग घर के बोर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आवश्यकता से जब अधिक करंट आती है तो ये खुद टूटकर और सभी उपकरण, इसको उपकरण बोलते हैं, ठीक ना, या सभी हमारे लाइट टीवी फ्यूज जितना भी लाइट है, बल्ब है, टीवी है, मशीनें हैं, बाजा है, स्पीकर है, जो भी है सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। बस बात सिंपल है, यही फ्यूज है, ठीक ना। तो फ्यूज का परिभाषा लिखा है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, यानी जो सुरक्षा करती है, ठीक ना। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है, जिसका उच्च प्रतिरोध, जिसका उच्च मतलब अधिक प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक यानी कम गलनांक होता है जब विद्युत परिपथ में धारा का बहाव, जब विद्युत परिपथ में यानी जो तार है यहाँ पे विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह यानी कि जो धारा उसमें बह रहा है वो उसका प्रवाह आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो यह तब टूटकर और सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। या शीशा का बना होता है, यानी कि लेड का बना होता है, शीशा बोले लेड बोले कोई दिक्कत नहीं, जो बना है ऊपर क्या है शीशा का, नीचे भी क्या होता है एक तार होता है, और ये भी बनाता है शीशा का भी एक चीनी मिट्टी का भी होता है, एक चीनी मिट्टी का भी होता है बेटा, ठीक ना, चीनी मिट्टी का भी बना होता है, एक चीनी मिट्टी का भी प्रतिरोध बना होता है। ओके, तो ये रहा आप लोग का बना होता है। अब देखो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ओके, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विद्युत चुम्बकीय रेखाएं का गुण लिखें। विद्युत जो चुम्बक है उसका गुण लिखना है, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है आप लोग हमें बताइए जरूर कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि सर आपको मतलब हमको समझ आया कि नहीं आया। आप लोग इतना बताइएगा तो हमको मालूम चलेगा, हाँ चलिए बच्चा सबको पढ़ाई समझ आ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग उसको बताना आप लोग का फर्ज है, आप लोग बताते रहिए। फीडबैक जब तक नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग रिकॉर्ड अच्छा है वीडियो या लाइव क्लास चलाया जाएगा, लाइव चलाया जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि कब लाइट भागेगा कब नहीं ये मालूम नहीं चलेगा। पहली बात की यहाँ पर इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं लगा है, अभी लाइट जो है बिजली पे चल रहा है, अगर भागता है लाइट तो आपका लाइन कट जाएगा। दूसरा बात कि लाइव में क्या होगा, अगर ज़्यादा हम कमेंट पढ़ेंगे, ज़्यादा बातों पर ध्यान देंगे, बच्चा सबको फीडबैक देने के चक्कर में क्या होगा कि टाइम ज़्यादा गंवाना पड़ जाएगा, कम पढ़ाई हो पाएगा। इसलिए रिकॉर्ड वीडियो डालते हैं ताकि हम समझा दें पूरा अच्छी तरह से, किसी का कमेंट पढ़ने का चक्कर ना रहे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए, इसलिए लाइव नहीं चला रहे हैं, ठीक ना। अब आइए चुंबकीय रेखाएं का गुण लिखना है। चुंबक रेखा होता क्या है, तो पहले चुंबक देखिए, चुंबक क्या है। एक चुंबक होता है यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे चुंबक होता है, एस है इधर एन है। यह चुंबक है, एस है, एक है एन है। ओके, तो जो चुंबक है इधर से जाता है, इधर से निकलकर रेखाएं इधर की ओर, ओके, नीचे से भी जाते हैं इस तरह, आपको लिख देना है, नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया। ओके, इस तरह कुछ किरणें इस तरफ किरणें करें, सॉरी रेखाएं कुछ इस तरफ निकलता है, ठीक ना, इस तरह कुछ किरणें कुछ रेखाएं सीधे भी निकल जाती है। ओके, यह चुंबकीय रेखाएं हुआ। ओके, देखिए चुंबकीय क्षेत्र देखा है क्या, चुंबकीय रेखाएं का गुण लिखिए, चुंबकीय रेखाएं का गुण लिखा है।
तो जो चुंबक होता है यह एक ऐसा पदार्थ है, ठीक ना, यह पदार्थ का ऐसा गुण जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बने, ठीक ना, लौह चुंबकीय पदार्थ से बने पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचता है, या चुंबक से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं यानी खींच लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक ना। वैसे पदार्थ जो लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ओके, यही चुंबक है। रेखाएं क्या है कि रेखाएं का विशेषता क्या है, गुण क्या है, यही लिखना है। तो पहला देखिए गुण क्या है। पहला कि यह काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, यह काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। पहला बात यह क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। या जो भी चुंबकीय रेखाएं आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप कभी चुंबक लिए होंगे इस तरह से, ओके, तो जो चुंबक लिए होंगे, यहाँ पे एक चुंबक लिए होंगे, तो आप जैसे इसके पास ले जाइएगा तो सट लेता है। या कोई चुंबक यानी कि अगर आप कांटी उंटी जो भी लोहे पदार्थ या प्लेट व्लेट कुछ भी ले जाते हैं तो क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन किस तरह खींच रहा है आपको दिखाई देता है, नहीं देता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर यहाँ पर हम एक चुंबक रखते हैं तो यहाँ पर लाइएगा तो नहीं खींचेगा, यहाँ पर रखेगा नहीं खींचेगा, यहाँ पर रखेगा नहीं खींचेगा। जब इसके अंदर लाएगा, इसका अंदर, तो यह क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ तक इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जितने इसका रेखा है ना, चुंबकीय रेखा, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि यहाँ तक जितना चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक दूरी रहेगा वहां तक, ये जैसे कि चुंबक यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, चुंबक रेखा यहाँ तक आया ना, यानी कि अगर यहाँ पे कोई पदार्थ रखेंगे तो नहीं खींचेगा, और जस्ट यहाँ पर रखेंगे इधर से अपने पास बुला लेगा, खींच लेगा। ओके, यह है चुंबक का गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबक क्षेत्र का मतलब जितना तक अपना दूरी है उसका खींचने की शक्ति है, कोई पदार्थ तो अपना उस क्षेत्र के अंदर खींच ले, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो है किसे दर्शाते हैं, चुंबकीय रेखाएं द्वारा दर्शाते हैं। ये चुंबकीय रेखाएं क्या होता है कि यह काल्पनिक होता है, चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक होता है। फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर कि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यहाँ देख रहे हैं किसी कोई काट रहा है, आप यहाँ देखिएगा सर यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये खुद आग अलग अलग है, अलग अलग निकला है, अलग अलग इस तरह, साटा एक में कोई नहीं है, ठीक ना। पहले बात समझिए, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये रेखाएं ठीक ना, कभी भी, ठीक ना, एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है, बना दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। लिखने का यहाँ मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। ओके, यह रेखाएं काल्पनिक होता है, यह रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यह एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव, यानी कि एल से होता है उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ, और एन से होता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ठीक ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ओके, यानी कि उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती है। ओके, अब पुनः क्या होता है कि कुछ रेखाएं इसके अंदर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आती है। कुछ रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या आती है, दक्षिणी ध्रुव। यह जो रेखाएं आती है यह सीधी होती है। यह जो चुंबक का अंदर आ रही है, चुंबक का अंदर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से जब दक्षिण ध्रुव आती है, जब रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती है तो कैसी होती है, तो वह सीधा होती है। लेकिन जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाएगी तो यह क्या होते हैं, वक्र होते हैं, सब टेढ़ा टेढ़ा होता है, सब रेखाएं क्या होती है, टेढ़ा टेढ़ी होती है। लेकिन जब दक्षिण से उत्तरी ध्रुव आती है तो ये रेखाएं
हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, ठीक ना। यह एक विशेषता है। दूसरा बात कि यह ध्रुव के पास घने होते हैं और ध्रुव से दूर जाने पर घनत्व कम हो जाते हैं। हाँ, तीसरा यहाँ पे लिखे हैं कि ध्रुव के पास जो पोल है, यहाँ पे ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ से एक इधर मुड़ा है, एक इधर मुड़ा है, एक इधर मुड़ा है, यानी कि यहाँ पे ध्रुव अधिक हो गया। यहाँ पर इसका देखिए डिस्टेंस कितना है, दूरी है कि नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखिए दूरी कम हो रहा है, यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं घन होती है, अधिक होती है घन, यहाँ चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, अधिक होती है, और ध्रुव के बाद इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो कम हो जाती है। एक यह हो गया। नेक्स्ट है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में जाता ही है और पुनः चुंबक के अंतर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाती है तथा यह पुनः उधर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में चुंबक के अंतर से भी आती है। यह रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या गुण। ओके, और चुंबक का कुछ गुण आप लोगों को बताया, थोड़ा इसमें दिया नहीं गया है, फिर भी आपको चुंबक का जब बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता दिया जाता है। ओके, आइए हम बताते हैं कि चुंबक क्या है। आप लोग अभी हम बताएं कि वैसे पदार्थ जिसमें लोहे के बने पदार्थों को खींचने के, आकर्षित करने के, अपनी ओर खींचने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ओके, अब हम आप लोगों को बताएं कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। पहले ये बताइए आप, चुंबक का कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक का आपको दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। साउथ एक नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे एक बन गया ध्रुव। कोई भी चुंबक होता है उसके दो ध्रुव होता है। कोई भी चुंबक का कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है, यानी कि एक N होता है और एक S होता है। ओके, S होगा साउथ, एक होगा नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिण ध्रुव। एक होगा वो दक्षिण ध्रुव। ओके, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो देखिए N है, सॉरी S है और क्या है, N है। कभी भी रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो इधर से निकलती, उत्तरी ध्रुव से जाती किधर है, दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से जब उत्तरी ध्रुव आती है रेखाएं, तो कैसी आती है, तो वो चुंबक के अंदर से आती है। ठीक है, वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती हुई रेखाएं कैसी होती है, तो सीधी होती है। कैसी होती है बाबू, सीधी होती है। उसके बाद चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, अब देखिए चुंबक का जो गुण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, ठीक ना, थोड़ा आपको याद रहेगा एडवांस। यानी कि यहाँ पे N और S दिया है और एक यहाँ पर भी हम इस तरह एक चुंबक बना दे रहे हैं जिसका ध्रुव उल्टा कर दे रहे हैं, यानी कि इधर S इधर N। ओके, तो देखिए चुंबक का गुण क्या है कि अगर हम आपको बता रहे हैं थोड़ा ट्रिक से, देखिए S N कितना ध्रुव हो रहा है, S और N। अगर कभी S और N होगा तो आपस में नहीं सटेगा, आपस में नहीं सटेगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि यह अलग होगा, एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे N और यहाँ पे S होगा, यहाँ से क्या होगा, धराक से जाके यहाँ पे आकर्षित हो जाएगा। या यहाँ पे S हो और यहाँ पे N हो, यहाँ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। लेकिन SS हो या NN हो तो यह प्रतिकर्षण हो जाएगा, या इधर ठेलेगा या इधर ठेलेगा, यानी कि अपने में आसपास में नहीं मिलेगा। ओके, कहने का मतलब यह है कि हल्का से थोड़ा टेक्निकल से समझिए। अगर मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है क्या है, फीमेल है, तो कभी भी मेल का अगर कहीं आकर्षित होगा तो वह फीमेल की ओर होगा। किधर होगा वो, बायोलॉजी के हिसाब से समझिए। मेल का आकर्षित किधर होगा, फीमेल की ओर होगा, अब फीमेल का आकर्षित किधर होगा, तो मेल की ओर होगा। लेकिन आपका कभी समझे या सुने देखें कि मेल की ओर आकर्षित होते हुए या फीमेल की ओर आकर्षित होते हुए, ये कभी नहीं देखे होंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा, यानी कि फीमेल होगा तो मेल की ओर देखेगा, अब मेल होगा तो फीमेल की ओर।
यानी कि आकर्षित की क्रिया कुछ इस तरह से होगा, यानी कि एन होगा तो एस की ओर जाएगा और एस होगा तो एन की ओर जाएगा, यानी कि एन एस होना चाहिए ध्रुव। तो अब क्या होगा कि चुंबक सटेगा यानी तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, दूर हटने लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, यानी कि यह मार्कर है, यह एस है, यह क्या है एन है, यह मार्कर है, यह क्या है एस है, यह क्या है एन है, यानी कि जो ढीपिक है यह क्या हो गया एस, यह क्या हो गया एन। अब देखिए एस इधर है और एन इधर है तो यह सट जाएगा, यह क्या हो जाएगा आकर्षित होगा, क्या होगा वो आकर्षित, यानी कि एस और एन चिपक सकता है। लेकिन अगर इसी को हम इधर घुमा दिए एस और एस, क्या ये कभी सटेगा नहीं, जैसे आप पास लेके आइएगा उसको इस तरह भागने लगेगा, लेकिन एक में चिपकेगा नहीं। जिस तरह चुम्बक देखेगा नहीं, कभी कभी चिपकाते हैं तो चिपकता नहीं है, हटने लगता इधर इधर, यानी कि दोनों की ध्रुव का हो गया है एक समान हो गया है। और इसी को अगर इस तरह लाटेंगे ऐसे चिपक देगा, लेकिन इस तरह आएगा तो चिपकने वाला नहीं है। अगर इसी को आप इस तरह कर देते हैं तभी एन एन ध्रुव हो गया, समान हो गया, दोनों चिपकेगा का नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण होगी, यहाँ पे एक दूसरे को खेलेगा यानी कि हटाएगा, समझे ना। यह हुआ चुंबक। एक और गुण है, अगर हम चुंबक को कभी लटकाते हैं, चुंबक के स्वतंत्र रूप से अगर कभी लटकाते हैं तो यह कभी भी एस और एन यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में लटकता है, यानी कि चुंबक को स्वतंत्र लटकाने पर किस दिशा में लटकता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में लटकता है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने में किस दिशा में लटकता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में लटकता है, यानी कि रहता है अपनी उसी दिशा में घुमा होता है। ओके, दूसरा बात कि चुंबक के चुंबकत्व कब खत्म होता है, तो चुंबक को चुंबकत्व खत्म करने के लिए इसको आग में उसको मतलब जलाने से और फेंके जाने से, यानी कि कहीं फेंकने पर, ठीक ना, यहाँ पर फेंकने पर लिख दे रहे थे ना, फेंकने पर यानी कहीं उठाकर जैसे कि फेंक दिए कहीं, ठीक ना, या पटक दिए, फेंकना या पटकना, ठीक ना, पटकना हो गया। दूसरा बात कि पीटने पर यानी कि अगर चुंबक को अगर आप हथौड़ा से खूब बरियार मारते हैं, खूब अधिक बल लगा कर मारते हैं तो चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर चुंबक को आप गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अगर चुंबक को उठाकर ऊपर की दिशा में फेंकते हैं तो उसका चुंबकत्व जो है समाप्त, मतलब कि काम करना थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा बात कि एन और एस में क्या होगा, आकर्षित होगा, एस और एस में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, यानी कि एन और एन ध्रुव और एस ध्रुव मिलकर क्या होगा, आकर्षित होगा, और एस ध्रुव और एस ध्रुव क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ये तो चुंबक का रहा विशेषताएं। ओके, अब आगे आते हैं थोड़ा, आप लोगों को अभी बताएं पीछे कि चुंबकीय रेखाएं का गुण लिखे, तो आप लोग बताएं कि चुंबक की रेखाएं काल्पनिक होती है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक ना, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरी बात कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण दिशा में, दक्षिण ध्रुव में जाती है। ओके, उसके बाद है कि यह फिर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती है, तो कैसे होती है, सीधा होती है। ओके, और ध्रुव के बीच इसका घनत्व क्या होता है, काफी अधिक होता है, और उसको ध्रुव से थोड़ा दूर जाने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। लिखा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम लिखे, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम लिखे, ठीक है जी। दक्षिण हस्त क्या बोल रहा है, दक्षिण हस्त मतलब हाथ, दक्षिण हस्त, ठीक है बाबू, दक्षिण हस्त का मैक्सवेल का दक्षिण हाथ, ठीक है जी, यानी कि दाएं हाथ की बात हो रहा है, दाएं हाथ की बात हो रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, जो मैक्सवेल है वो करते क्या है कि एक चालक यानी कि कोई पदार्थ धारावाही क्या करते हैं, पदार्थ को पकड़ लेते हैं इस तरह का। ओके, इस तरह जब पकड़ते हैं, आप मान लीजिए कोई भी चालक को इस तरह पकड़ रहे हैं, ठीक, चालक के अंदर आप करंट प्रवाहित कर रहे हैं,
अगर नीचे से करंट दीजिएगा तो किधर जाएगा बताइए आप? ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि जो धारा जा रहा है, तो धारा की दिशा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो विद्युत धारा कैसे संकेत करते हैं? आई से करते हैं, बताए ना। यानी कि जब आप धारा के यानी कोई चालक पकड़ लिए इस तरह पकड़ लिया अपने हाथ में, ओके। और जब यहाँ से आप करंट भेजिएगा इधर से, तो करंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा। और जब करंट किसी चालक में जाता है तो उसके चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि यही है दाएं हाथ का मैक्सवेल के 10वें हस्त का नियम। यानी कि वो कहते हैं कोई धारावाहिक चालक इस तरह पकड़े, ठीक है, इस प्रकार पकड़े कि धारा की मान जो धारा की दिशा हो अंगूठा संकेत करे। देख रहे हैं ना, अंगूठा की ओर जा रहा है और उसके चुंबकीय क्षेत्र ये अनउंगलियां यानी कि अंगूठा का छोटी जो 4 उंगलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र का संकेत करे, चाहे दर्शाए। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कभी भी अगर यहाँ पर देख रहे हैं कोई यहाँ पे अंगूठा, यहाँ पे कोई धारा हो गया, धारावाहिक चालक हो गया, यह चालक हो गया, आप इसको चालक लिख दे रहे हैं, चालक हो गया। इसमें बहेगा क्या? करंट बहेगा। इसमें कोई एक अंगूठा यहाँ पे बना दीजिए और यहाँ पे 4 उंगलियां बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे 4 उंगलियां बन गया, ओके। तो आप देख रहे हैं कि अंगूठा है, ये अंगूठा किधर की दिशा दर्शा रहा है? ऊपर की दिशा में। और चुंबकीय यहाँ पे देखिए जब धारा जाता है तो ऊपर की दिशा में जाता है, तो धारा का मान होता है आई संकेत करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र इधर से निकलेगा, इधर तक मिलेगा, इधर जाएगी, इधर देख रहे हैं ना, जा रहा है नहीं जा रहा है? इस तरह जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो यह सारा कौन रहा है? तो यह अंगूठा इस तरह पकड़ा, इस तरह देखिए अंगूठा इस तरह पकड़ा कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, इधर। अब विद्युत धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर की दिशा में। यानी कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम यह है कि अंगूठा धारा की दिशा तथा अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। यही क्या है? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है। खत्म, सिंपल से समझेगा नहीं समझे? अभी तीसरे छोटा सा बात में क्या समझा है? लिखा है कि यदि धारावाहिक तार या चालक हो सकते हैं, तार को, ठीक ना, अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े, किस हाथ में? दक्षिण बोला, यानी कि दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि, ठीक ना, कि अंगूठा है धारा का दिशा, अंगूठा धारा का दिशा को सूचित करे या संकेत करे तथा अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे या दर्शाए, ठीक ना। इसे ही मैक्सवेल के दर्शनांश का नियम कहते हैं। बस खत्म। यानी कि मैक्सवेल का दर्शनांश का नियम क्या है? अपने दाएं हाथ में धारावाहिक चालक के इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा हमारे धारा की दिशा दर्शाए तथा अन्य उंगलियां हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, जिसे कहते हैं मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम या दक्षिण हस्त का नियम, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखे, नहीं बाएं हाथ का लिखा है। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, बाम मतलब होता है बायां, ठीक ना, हस्त का नियम लिखे। इसमें क्या कर रहा है? अपने 3 उंगलियां निकालना है, ठीक ना। वो बाएं कर रहा है तो बाएं उंगलियां निकालेंगे, बाएं हैंड जो हाथ है उसमें का उंगलियां निकालेंगे, और दाएं करेगा तो दाएं में के निकालेंगे, ओके। तो अपने हम बाएं वाला हाथ का 3 उंगलियां निकालेंगे। वो कौन सा होगा? तो पहला आप समझिए अंगूठा होगा, दूसरा होगा तर्जनी और तीसरा होगा माध्यमा। बस इतना ही बात याद रखना है, एक अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, और इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का क्या हो? लंबवत हो। क्या बेटा? लंबवत हो। लंबवत का मतलब होता है कि तीनों एक दूसरे का, तीनों एक मतलब इसका ये, तीनों में एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण बना हो, समझे? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह कहता है कि तीनों अपने बाएं हाथ का 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का हो, परस्पर लंबवत हो,
तब क्या होता है कि तर्जनी जो है यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। और यह क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, माध्यमिक का है धारा की दिशा दर्शाएगी। क्या करेगा? धारा की दिशा दर्शाएगी। और अंगूठा है तो धारा पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाएगी, यानी बल किधर लग रहा है, इधर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है कि किधर जा रहा है, इस तरह, ठीक ना। यह बल की दिशा दर्शाता है, यह बल की दिशा। यह सॉरी यार, लाइट भाग गया। खैर कोई बात नहीं, लाइट भागा है। कुछ देर के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। यही प्रॉब्लम, इसलिए हम आप लोग को लाइव नहीं चला रहे हैं। लाइव चलाएंगे बीच में लाइट भाग जाएगा तो बहुत ही काफी दिक्कत होगा। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बंद कर सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, लाइट आ चुका है, ठीक ना। तभी हम आप लोग बता रहे थे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखें। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि अपने तीन उंगलियों के इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का हो, लंबवत हो, अपने बाएं हाथ का नियम, ठीक ना। यानी कि बाएं हाथ का, बाएं जो हाथ है आपका बाएं वाला हाथ है उसका तीन उंगलियां यानी कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक परस्पर का हो, लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री के सही बना हो। तब क्या होता है कि जब हमारा अंगूठा है, तर्जनी है और माध्यमा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, तो अंगूठा हमारे धारा पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाता है। यही क्या है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। सिंपल सी बात है, ठीक ना। चलते अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम लिखे, यानी कि दाएं हाथ का नियम लिखे, ठीक ना। तो अपने इसी तरह पहले हम दाएं हाथ के तीन उंगलियां निकाले थे, अब पहले बाएं हाथ का निकालते थे तीन उंगलियां, अब किसका निकालेंगे? दाएं हाथ का नियम, ठीक ना। दाएं हाथ का नियम है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार ही अपने दाएं हाथ को निकालेंगे। इसका एक माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा के तीन हाथ की उंगलियों को निकालेंगे। यह उंगलियां तीनों एक दूसरे का क्या होगी? लंबवत होगी। जिस कितना डिग्री का? तो तीनों एक दूसरे का क्या होगा? लंबवत होगा, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, तो यह कह रहा है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है तो अंगूठा चुंबकीय की दिशा के चुंबक जो अंगूठा है तथा चालक की दिशा, यह चालक की दिशा दर्शाता है तथा गति और संकेत करता है, तो माध्यमा प्रेरित धारा का, ठीक है। देखिए कह रहा है यहाँ कि फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम लिखे, तो अपने तीनों हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे। दाएं हाथ का तीन हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है, अपने दाएं हाथ का तीन उंगलियां निकाले इस प्रकार की कि जो हमारे तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, ठीक। तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए। जो यह अंगूठा इस चालक की गति बताए, यानी कि चालक की दिशा बताए, ठीक ना जी। यानी कि चालक की दिशा बताए कि चालक की दिशा किस गति में कर रहा है, माने गति, चालक की गति किस दिशा में, वही दिशा बताता है, ठीक ना, चालक की गति के दिशा। दूसरा बात जो माध्यमा है, यह प्रेरित धारा की दिशा, यानी जो धारा उत्पन्न हो रहा है धारा की दिशा। तो दोनों समान है, बट दोनों रिफरेंस यह है कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है और दाएं हाथ का नियम है, ये दोनों अलग अलग कार्य करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है कि जनरेट होता है कि एक प्रेरित धारा विद्युत धारा की ज्ञात काम करने के करता है, प्रेरित धारा की दिशा की ज्ञात करने के लिए। और दूसरा जनरेटर मोटर, जनरेटर जो है यह है, जो बाएं हाथ का नियम है ये मोटर काम करता है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ये मोटर काम करता है, और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है यह जनरेटर या जनरेटर पर काम करता है। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है तो जनरेटर जो है, जनरेटर किसका सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पे। जनरेटर या जनरेटर किस पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे मोटर काम करता है, जो कि पानी जो देने वाला मोटर होता है उसको, ठीक है जी। अब आते हैं अगला टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अति भारण से आप क्या समझते हैं? अति भारण से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो देखिए अति भारण का मतलब क्या होता है, इसको आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि घर में कोई बोर्ड जो होता है उसमें आग लग देता है या लुटी छटकने लगता है उसमें, ठीक ना।
तो जब क्या होता है कि एक आप यहाँ पे बोर्ड लगाते हैं, एक यहाँ बोर्ड लगा दिया, इसमें बहुत सारा प्लग खोसने वाला है, ठीक ना। इसमें जैसे कि आप लोग देखोगे कि कोई कोई बोर्ड होता है इसमें 5-6 को काफी ज्यादा खोसने वाला होता है बोर्ड, जिसमें खोसा जाता है। ओके, इसमें बोर्ड इतना काफी ज्यादा खोसने वाला है, यहाँ मान लीजिए इसमें चार्जर खोसा सकता है, ठीक ना। यह क्या हो गया, एक बोर्ड हो गया, इसमें से एक तार जोड़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक। और इसमें से एक बोर्ड यहाँ पर निकाल के हम निकाल दिए तार, यहाँ पे एक चार्जर लगा दिए हैं, यहाँ पर भी एक चार्जर लगा दिए हैं, यहाँ पर भी एक चार्जर लगा लिए हैं, यहाँ पर भी एक चार्जर लगा लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह का एक चार्जर लगा लगा कर हम निकाल रहे हैं, यानी कि इस सभी का वोल्टेज जो है, चार्जर जो है इसी बोर्ड में से निकल रहा है, ठीक। यह तार है, क्या है वो, चालक है, चालक या आप इसको बोल सकते हैं तार, या विद्युत परिपथ बोल सकते हैं, विद्युत परिपथ, परिपथ। ओके, इसमें जो करंट आता है, मान लीजिए कि 50 की वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 वोल्टेज आ रहा है। कितना तार की क्षमता है आने का, प्रवाहित करने का विद्युत धारा, तो 50 वोल्टेज। ओके, तो ये 50 जो वोल्टेज आने का जो क्षमता है, तो इसमें से मान लीजिए कोई एक जो है 5 वोल्टेज लेता है, कोई एक क्या लेता है, 5 वोल्टेज लेता है, कोई 5 वोल्टेज लेता है, कोई 5 वोल्टेज लेता है, कोई 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 25 कितना हो गया, 50। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ओके, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 5 45 वोल्टेज तक अभी चार्जर भेज रहा है, जो कि अभी नॉर्मल है, यानी कि भेज रहा है कितना, 50, उठ रहा है कितना, 45। तब तक तो ठीक है, क्योंकि आवश्यकता है उतना। लेकिन अब क्या होगा, इसको हम एक चार्जर खोस दिए जिसका मान लीजिए 10 वोल्टेज हो, कितना हो, 10 वोल्टेज हो, ठीक। तो सभी तो 5 था, भेजता कितना है, इसमें आ रहा है 50, खत्म कितना हो रहा है, 45, बचा कितना भी 5, और लगा दिए चार्जर, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, 10 वोल्टेज आ रहा है। तो 5 वोल्टेज अभी कम कर रहा है कि नहीं, इसमें यहाँ तो 50 तो हो जाएगा, लेकिन 55 चाहिए, 5 इसके लिए चाहिए कि नहीं, बच रहा है कि नहीं 5 रुपये। तो 5 को चाहने के लिए यह क्या करेगा, ये जो बोर्ड है इधर से तार अधिक में से धारा को खींचेगा, ये तार जो है चालक है, इसमें से क्या करेगा, अपने करंट को सप्लाई ज्यादा खींचने का प्रयास करेगा। जब ज्यादा खींचने का प्रयास करेगा यह बोर्ड, तो इसका जो क्षमता है अधिक तो उतना है नहीं, 50 वोल्टेज तक है, इससे अधिक तो आने वाला नहीं है, तो आने का प्रयास करेगा, जिसके चलते इसमें जो तार होता है कॉपर का, एल्युमिनियम, इसका भी तार बना होगा वह टूट जाता है। यही क्या होता है, अति भारण होता है, ठीक ना। यही क्या है, अति भारण, यही क्या है, अति भारण। अति भारण से आप क्या समझते हैं, तो यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति, यदि किसी जितना भी उपकरण है, यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति, ठीक है जी, चालक के चाहे तार की सीमा से अधिक हो जाए। तार की सीमा 50 वोल्टेज था, ये कितना हो गया, 55 वोल्टेज, 55 वोल्टेज हो गया। यानी सभी उपकरण की, यदि किसी उपकरण की तार की सीमा से अधिक वोल्टेज हो जाए, इसे क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं, ठीक है जी। ऐसी स्थिति में अधिक धारा खींचने का लगता है, जिसके चलते ये क्या होता है, तार टूट जाता है। यही क्या है, अति भारण प्रक्रिया है। अति भारण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, आपको परिभाषा बोल देना है कि यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति, यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति तार की सीमा से अधिक हो जाए, तार की सीमा से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपकरण क्या करती है, अधिक धारा खींचने लगती है, जिससे क्या होता है, अति भारण हो जाती है, यानी कि टूट जाता है। अब समझे नहीं समझे, यह अति भारण था। अब आ रहा है बाबू कि लघु पतन किसे कहते हैं, लघु पतन, लघु पतन किसे कहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक ना। देखिए फिजिक्स है, साइंस है, या कोई बाबा पंडित या कोई साधु संत का बताया हुआ कथा नहीं है कि जो आप लोग नहीं देखोगे। यह फिजिक्स है, या साइंस है, या रियलिटी है,
और वही आपको बताया जा रहा है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर झंड नहीं बता दिया जाएगा आपको फालतू, ठीक ना। पहली बात, लघु पठन क्या है? लघु पठन क्या है? लघु पठन क्या है? ओके, टॉपिक ये है लघु पठन क्या है। आप लोग जानते हैं कि एक तार होता है, तार में दो तार होते हैं। तार में कितने तार होते हैं? दो तार होते हैं। अरे यार किस तरह बनाए इसको? ओके, इस तरह से तार होता है। ओके, आप लोग तार देखें, एक होता है लाल, एक होता है काला, ठीक है जी। लाल को हम गर्म तार कहते हैं, ठीक है। इसको ठंडा तार कहते हैं, ठंडा तार। इसको गर्म तार कहते हैं। ओके, अब देखिए जो तार होता है, यानी कि मानिए कि यह तार हुआ, यह तार हुआ, ठीक ना। तो तार के जो अंदर होता है वो कॉपर का होता है। ये तार का अंदर क्या होता है? कॉपर का होता है। और ऊपर से एक प्लास्टिक का जो होता है, जो छीलते हैं दांते से या पिलासा से, तो जो कट कट के निकलता है ना, पीला सा उजला सा लाइट लाल कलर का था रहता है, वो क्या है? वो पदार्थ है, वो कुचालक पदार्थ है। क्या है? कुचालक पदार्थ। उसको छूने से करंट नहीं मारेगा। करंट कब मारेगा? इसके जो भीतर है ना, इसके जो भीतर चालक है, जो इसमें के भीतर जो तांबा है, उसमें धारा प्रवाहित होता है, ऊपर नहीं होता है। ऊपर का जैसे करंट कहीं जा रहा है, उसको तार को छूते तो लाइन नहीं मारेगा। लेकिन तार का अंदर का जो कॉपर है वो कटा होगा, कहीं उसको छू लीजिएगा तो लाइन मार देगा, क्योंकि उसमें तार में लाइन जाता है, ये ऊपर वाले में नहीं जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है कभी कभी कारण कि दोनों तार के जो ऊपर के कुछ चालक पदार्थ होते हैं, तो घर में जैसे कि कमाड़ी के पास से जो फाटक होता है, जंगला होता है, दरवाजा होते हैं, वहां से अगर आप तार पर गए हुए हैं, अब बंद किए खोले, बंद किए खोले, तो ऊपर के जो चालक तार है, पदार्थ है, कुछ चालक पदार्थ, वो क्या होता है? कट जाता है। कटने के बाद क्या होता है कि भीतर का जो सुचालक है, जो चालक पदार्थ है, वो आपस में जो तांबा का तार है, आपस में कभी ना कभी सट जाते हैं, या आप छूते तो लाइन ही मार देते हैं, तो वही सटने के चलते वहां पे मूर्ति फेंकने लगता है, जिससे वो फ्यूज हो जाता है। यही क्या है? अतिभारण है। समझे नहीं समझे? यानी कि जो आप नोट से देख रहे होंगे तो उसमें फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। अतिभारण क्या होता है कि दो तार होता है आपस में सट जाता है, यानी कि उसके कुछ चालक पदार्थ खत्म हो जाने के चलते या खराब हो जाने के चलते उसमें के चालक दोनों क्या होते हैं? आपस में सट जाते हैं, या लाल तार और काला तार आपस में सट जाने के कारण लघु पठन होता है। यानी कि लाल तार और काला तार या गर्म तार या ठंडा तार आपस में सट जाने के चलते यह लघु पठन की क्रिया होती है। तो जब कभी किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में लाल को बोलते हैं विद्युन्मय, भी क्या बोलते हैं? विद्युन्मय बोलिए, विद्युन्मय बोलिए, या लाल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्म तार भी बोलिए, ठीक है। विद्युन्मय लाल को क्या बोलते हैं? विद्युन्मय। और काला बोलते हैं उदासीन, उदासीन तार बोलते हैं, ठीक है, उदासीन तार, ठीक है जी। तो विद्युन्मय और उदासीन तार, ठीक है जी, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है कि शून्य होता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, जिससे धारा का प्रवाह काफी अधिक हो जाता है, जिसके चलते इसमें लघु पठन क्रिया होती है। जिसमें प्रतिरोध कम होगा, जहां प्रतिरोध कम होगा वहां पर धारा का प्रवाह सबसे अधिक होगा, ठीक ना। चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया गया आज की क्लास में। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे आपको देखने में कठिनाई उत्पन्न होगी। अभी का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग को समझ आया पढ़ाया हुआ सवाल, और कितना आप लोग माइंड में ढुका, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, ये ना कर रट्टा मारने लगे। नोट्स को लिए अच्छी बात है, नोट्स लेते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको हमेशा नोट्स मिलता रहेगा। गेस्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बट उसको रटना नहीं है, समझना है। आप वीडियो से समझ आएगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और शुरू से लास्ट तक स्किप बिल्कुल ना करें, उसको शुरू से अंत तक देखिए और समझिए।
समझने के बाद आपको कितना समझ आ रहा है आप हमको कमेंट में जरूर बताइए कि हमारे पढ़ाई में सवाल आपको कितना समझ आ रहा है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।